जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास स्क्रीन शेयर हो गया आप लोगों के साथ? जी सर। जी सर। यस सर। जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये आज हमने करना है। ये अगर हम सिलेबस देखें ना तो ये आपका ये टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये पहले हम करेंगे, उसके बाद सिज्विक इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन और कोऑर्डिनेशन हमने करनी है, लेकिन आज हमने जस्ट यही टॉपिक करना है। तो आगे अब आपका इसमें ये रह गया मेरा ख्याल एमओटी सिज्विक रह गया, आइसोमराइजेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री, ये एक ही चीज़ है, और एक स्टेबिलिटी का। ये 3-4 टॉपिक आप लोगों के रह गए, बाकी ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है वो डन हो चुका है। तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पहले हम देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जी, क्या होता है स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट? एनी वन ऑफ यू? सर बीच वाले जो अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जेड डिक्रीज करेंगे। जी, के इन्हें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है या एटम जो है आपका, उसके जो वैलेंस शेल के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले शेल की अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस पे कम कर देते हैं, उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है? तो बेटा माइक अपने ऑफ कर दें आप सब। In a multi-electron atom, the valence shell electron are attracted by the nucleus. क्लियर हो गया? ये तो हमें पता ही है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस से, एंड आल्सो एट द सेम टाइम repelled by the electron present between the nucleus and the valence shell. क्लियर होगी? ये बात समझ आ गई कि आपके एट द सेम टाइम, अगर हम ये बात करें कि ये आपका प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, और ये उसके अंदर ये डिफरेंट शेल्स हैं, ये डिफरेंट शेल हैं, और ये हम कहते हैं कि ये इसका जो है वो वैलेंस शेल है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अट्रैक्ट होंगे इससे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। इनसे ये जो है क्या होगा? रिपेल होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। क्लियर हो गया? इस इफेक्ट को ये जो है कि ये जो इसकी रिपल्शन है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। Thus the nucleus exert an attractive force on the valence shell electron, while the inner shell electron exert a repulsive force on the valence shell electron. The combined effect of these two forces is that the actual force exerted by the nucleus on the valence shell electron is partially decreased. समझ आ गई कि वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से डिक्रीज हो जाती है या वीकन by the presence of repulsive forces exerted by the inertial electron on the valence shell electron. Thus, the valence shell electron experiences less attraction or pull toward the nucleus. जी बेटा, बात समझ आ गई यहाँ तक क्लास? यस सर। ये आप देखें, ये बात बताई हुई है कि ये आपका जो है ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन मीन के न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके दरमियान आपकी जो है वो क्या होगी? अट्रैक्शन है। लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या होगी? रिपल्शन आपकी होगी। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है और ये इनर शेल के आपके इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? This decrease in the attractive force exerted by the nucleus on the valence electron, which is obviously due to the presence of electron link between the nucleus and the valence electron, called intervening electron. उन्हें हम क्या कहेंगे? Intervening electron is called shielding effect or screening effect. In other words, the intervening electron screen or shield the valence shell electron from the nucleus. This concept has the following application.
The concept of shielding effect has been used to explain why the ionization potential values of the element of a given group decrease on descending the group. ठीक हो गया? Descending क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ कि नीचे से ऊपर की तरफ? टॉप टू बॉटम सर। टॉप टू बॉटम। ठीक है, कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज क्यों हो रही है। ठीक है, और इसी तरह दिस कॉन्सेप्ट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम एन इनर्ट गैस टू अल्कली मेटल अ लार्ज डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑब्जर्व। क्लियर हो गया? अब ये आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। amount of energy required to remove an electron from an isolated atom or molecule कि एनर्जी की वो मिकदार जो हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये दो जगह पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। कहाँ पे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर आपका इनर्ट टू, जब आप मूव करते हैं इनर्ट गैस टू अल्कली मेटल, और डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको आता है। और दूसरा आपका क्या है कि जब आप किसी ग्रुप के अंदर जो है वो मूव करते हैं तो आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। ये आगे हमने पढ़ना है कि क्यों होती है, उसमें हम सारे फैक्टर भी आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया क्लास? यस सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट क्लियर हो गया ना? अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। With the decrease in the force of attraction caused by the shielding effect of intervening electron, क्लियर हो गया कि डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि जो आपका न्यूक्लियस है उसकी वैलेंस शेल के ऊपर जो फोर्स है वो डिक्रीज होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज which is equal to the atomic number Z of the element is decreased by the quantity sigma which is called screening constant। sigma आपका क्या कहलाएगा? screening constant। क्लियर हो गया? समझ आ गई ये बात कि एक्चुअल चार्ज आपका जो है जो एटम के ऊपर आएगा वो कम हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी कम होगा? सिग्मा। क्लियर? this या the decrease nuclear charge which is obviously equal to, हमने कहा कि ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाएगा इतनी क्वांटिटी का। क्लियर हो गया? ये सिग्मा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किसके इक्वल होगा कि जो आपका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से ये क्वांटिटी को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीन के जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जी माइनस सिग्मा। जी आपका कौन सा है? एटॉमिक नंबर। और सिग्मा आपका क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। या जी इफेक्ट आपका क्या है कि एक्चुअल एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। sigma is a measure of the extent to which the intervening electrons screen the outermost shell electron from the nuclear pull on it। क्लियर होगी ये बात? समझ आ गई कि वो जो फोर्स है आपकी एक्सटेंट टू विच द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन स्क्रीन, कि वो फोर्स जो आपके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन लगाते हैं आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि जो न्यूक्लियर पुल उसका जो है वो कम हो जाए। यानी कि वो फोर्स जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन लगाते हैं आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कि जो न्यूक्लियर पुल है उसका कम हो जाए, इस अमाउंट को, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट या सिग्मा। जी, यहां तक बात क्लियर होगी? Yes, sir. Above equation suggests that effective nuclear charge is defined as the actual nuclear charge minus the screening constant produced by the electrons residing between the nucleus and the outermost shell electron। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड
effective nuclear charge and their variation in the periodic table. Following are the important factors which affect the magnitude of screening constant and effective nuclear effective charge and predict their variation in the periodic table. First of all है कि number of intervening electron. Greater is the number of electron intervening between the nucleus and the outermost shell. यानी कि जो intervening electron है वो अगर ज्यादा हो जाएंगे तो more will be the magnitude of sigma. जाहिर है कि जब हमने कहा कि सिग्मा आपका क्या है कि वो जो फोर्स आपके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं वैलेंस शेल के ऊपर कि वो न्यूक्लियर पुल को कम कर दें, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक हो गया, कि आपके वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो फिर क्या होगा कि जो फोर्स आपकी लगेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो पुल न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पुल को कम करने के लिए, वो भी फिर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके इफेक्ट का क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा आपका इस पुल का, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बात समझ आ गई कि जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होगा। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, इनवर्स रिलेशन आपका। When we move down a group में हम जब मूव करते हैं, the number of intervening electron increases and hence the magnitude of sigma also increases। बात समझ आ गई। हम किसी एक को ले लेते हैं, अगर हम फर्स्ट ए की बात करें तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होंगे। जब वो इंक्रीज हुए, ठीक है, साइज बढ़ा, तो उन्होंने क्या किया कि जो न्यूक्लियर पुल है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियर पुल है उसको कम किया। उसको कम किया मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सिग्मा डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया। Thus, on going down a group, the magnitude of effective nuclear charge goes on decreasing. For example, in the element of the group 1A, with the increase of the number of inner shell and electron in them, the shielding effect caused by these electron on the valence electron also increases from lithium to cesium, as shown below. ये आप देखें कि ये आप हमने मूव किया फर्स्ट के अंदर लिथियम से सीजियम, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास। ये आपका क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि आपका होगा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब आगे हम मूव करते हैं, साइज ऑफ द एटम की हम बात करते हैं। With the increase in the size of the atom, effective nuclear charge decrease। अंडरस्टूड है, ये तो हमने यही ऊपर पढ़ा है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव करते हैं तो आपका एटम का साइज भी इंक्रीज होता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज भी आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब साइज इंक्रीज हो जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। Since atomic size increases in going down a group, clear size increase over effective nuclear charge decreases in the same direction। since the size of the atom decreases as we move along a period from left to right, फर्स्ट से 7 की तरफ हम मूव करते हैं जब पीरियड के अंदर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि जब पीरियड के अंदर हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसकी रीजन ये है कि साइज कम होता है ना, ठीक है। फ्लोरीन देखें ना, तो फ्लोरीन का तो साइज बहुत कम है आपका, ठीक है। फर्स्ट के अंदर अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम का तो साइज आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्यों, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी तो ज्यादा है ना। क्लियर हो गया।
फिर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए ना हमारे पास कुछ रूल्स थे जो स्लेटर्स थे ने दिए थे, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूँ साथ में जो GCR के अंदर, वो हेल्पफुल होती हैं कि नहीं? आप लोग उसको सुनते हैं कि नहीं सुनते? यस यस सर। सर। सर सुनते हैं। जी सर, हेल्पफुल होती है। वो भी ज़रा ना एहतियात के साथ सुना करें, वो भी काफ़ी, मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ना तो करता हूँ, जो रेलेवेंट टॉपिक होता है ना उसकी ढूंढ के फिर पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। चलें जी, ये रूल जो थे ये जॉन सी स्लेटर ने दिए थे, फॉर्मर फैकल्टी मेंबर MIT का है। ठीक है, अब हम इस रूल को डिस्कस करते हैं। स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा एंड सी इफेक्ट। द वैल्यू ऑफ sigma and hence that of z effect can be calculated by using Slater rules. According to these rules, the value of sigma for a given electron is estimated as follows. ठीक है, यानी कि जो स्टेप इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होंगे वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन द कंप्लीट electronic configuration of the element and divide the electron in the following orbital group starting from the inside of the atom. कि ये आपने इस तरह सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लेनी है। क्लियर हो गया? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 3s 3p फिर 3d लैदा लिखना आपने, 4s है, 4p है, 4d लैदा, 4f लैदा, फिर 5s और p, फिर d और f। यह आप देखें ना कि इसमें हमने एस और पी को इकट्ठा लिखा है, लेकिन डी को और एफ को हम लोग लहदा लिख रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि जब आप आगे वैल्यू पुट करेंगे ना तो डी और एफ के लिए वैल्यू लहदा है और एस और पी के लिए आपकी वैल्यू लहदा है स्लेटर्स रूल के अंदर, इसलिए इनको फिर हमें सेपरेट लिखना है। ऑर्बिटल विद इन अ ब्रैकेट आर सेड टू बिलोंग टू द सेम ग्रुप, कि ये आपका सेम ग्रुप का होगा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं ये सेम का है, ये सेम का है, तो इस तरह इनको आपने लिख देना है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सिलेक्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर विच द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक हो गया कि किस आपके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने जो सिग्मा की है वो कैलकुलेट करनी है। तो for this calculation add up the contribution to sigma for the other electron according to the following rules। अब ये थोड़ी सी अभी आप वैल्यूज देखेंगे, ये आगे स्टेप बाय स्टेप जब मैं करूंगा ना तो तब जाके आपको इस सारी चीज की जो है ना वो समझ आएगी। या ये बस आप याद रखें कि ऑल इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप्स आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन क्लोज, उसके अंदर सिग्मा की वैल्यू आपकी 0 होगी। All other electron in the same group are as chosen 1, तो वैल्यू आपकी कितनी होगी उसकी 0.35 और 0.30 फॉर 1s इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक है, 1s के अंदर इसकी वैल्यू 0.3 हम करेंगे और उसके अलावा जो है बाकी जो आपके ऑर्बिटल होंगे वहां पे हम करेंगे इसकी वैल्यू 0.35। ऑल इलेक्ट्रॉन इन शेल इमीडिएटली इनसाइड, यानी कि n-1 जो है वहां पे ये आपका n है, ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया n-1, वहां पे आपकी वैल्यू होगी 0.85। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले स्लेटर रूल्स? नो सर। नहीं सर। चलो गौर से इसको देखो कि ये अभी मैं जो n-1 वाली बात कर रहा हूँ ये मैं आगे भी आपको बताता हूँ। तो ये आपका n-1 है, तो n-1 के केस में आपकी वैल्यू होगी 0.85। और अगर आप n-2 की बात करें, एक शेल और आगे चले जाएं, तो यानी कि इस केस में जस्ट आपकी ये 0.85 वैल्यू है और उसके बाद आगे जो आपकी वैल्यू होगी वो 1 होगी इसकी सिग्मा की। ठीक है, ये देखें स्लेटर रूल्स इज नाउ ब्रोकन इनटू 2 केसेस। कौन कौन से? एस और पी इलेक्ट्रॉन, द शील्डिंग एक्सपीरियंस्ड बाय एन SRP इलेक्ट्रॉन। यह मैंने कहा कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन से जो इफेक्ट आना है वह उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके S, P, D और F के आ सकते हैं, आ सकते नहीं होंगे या होते हैं। तो अगर S और P के आएंगे
तो उसमें वैल्यू आपकी n के केस में ये आगे 0.35 अभी जो मैंने आपको बताया, n-1 के अंदर यानी कि उससे अगला जो शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वैल्यू 0.85 है, और उससे अगले जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके ऑर्बिटल हैं उन सब के केस में आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। और अगर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो सेम इसी तरह यहाँ पे 0.35 है, 0.85 है, 1 है, 1 है, ये वैल्यू आपके पास आएगी। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं इसी चीज को, ये जो मैंने यहाँ पे ये फिगर के अंदर बताई है वो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर NSRP वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप शील्ड 0.35, मैंने कहा कि S और P के जो आपके होंगे वो 0.35 लगाएंगे, एक्सेप्ट आपका 1s का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शील्ड कितना होगा 0.3। ठीक है, यानी कि इतनी अमाउंट से वो उसको शील्ड करेगा। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन विद इन द n-1 ग्रुप शील्ड 0.85 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन विद इन द n-2 और लोअर ग्रुप शील्ड कितना करेंगे 1। डी और एफ का केस भी इसी तरह आपका आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप शील्ड 0.35, इलेक्ट्रॉन विद इन द लोअर ग्रुप आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको हम समराइज कर देते हैं इस तरह, इसके अंदर जो है अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप आपकी वैल्यू जो है 1s के केस में 0.3 है और s और p के केस में 0.35 आ जाती है और d और f के केस में आपकी ये 0.35 आ जाएगी। और उसके बाद n-1 के केस में आपकी यहाँ पे जो है d और f में वैल्यू 1 आ जाएगी और n-1 के केस में यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो s और p में 85 होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी और उसके बाद बाकी सब के लिए आपकी जो वैल्यू है वो 1 रहेगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम जो ना आगे फर्दर एग्जांपल देखते हैं। ये वीडियो है जो मैंने पोस्ट की हुई है, अभी आपकी ये लेक्चर के बाद मैं ये भी लेक्चर आपका अपलोड करूँगा तो साथ में सारे आपके PDF भी है और ये सारी वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है आपकी क्लास के अंदर, तो आपको मिल जाएंगी। अब इस चीज को, ये जो अभी मैंने स्लैटर रूल्स आपको बताई हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कैलकुलेट सिग्मा एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर 4s इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज, कॉपर एंड पोटाशियम। आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? यस सर। जी सर आ रही है। अच्छा जी, अब हम पहले देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज का Z जो है वो 25 है, 25 यानी कि उसका एटॉमिक नंबर है 25, तो 25 का मतलब यह है कि उसके अंदर 25 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें तो ये आपका आ जाता है 1s2, आगे आपका 2s2 और 2p6 है। उससे आगे हम मूव करें तो 3 के आ जाते हैं आपके 3s2, 3p6, 3d5 और ये आपका आ जाएगा 4s2। हमने Z इफेक्ट कैलकुलेट करना किसके लिए? फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेट करना है। और ये आप देख लें कि यहाँ पे ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन है। ये अरेंज पता है कैसे किए गए हैं कि ये आपका वैलेंस शेल होगा। हमने कहा कि वैलेंस शेल के लिए आपकी जो वैल्यू है ना सिग्मा की वो है 0.35, ऐसे ही हमने कहा। फिर उसके बाद अंदर वाला जो आपका है फर्स्ट शेल अंदर वाला जो है, ठीक है, उसके लिए हमने कहा कि 0.85 वैल्यू है। और उसके बाद ये आपका n-1 वाला है और n-2 या n-3 उस सब के लिए आपके पास वैल्यू जो है वो 1 है। क्लियर हो गया? तो अब आपका ये अंदर वाले दोनों आ गया, 1 और 2 आ गया, ये आपका n-1 यानी कि 3 आ गया, ये 4 है। ये देखे ना 4 है तो 4 आपका n है, तो n-1 आपका क्या आ जाएगा? n आपका कितना है? 4-1 है तो वो आपका 3 हो गया। इसी तरह n- आपका ये जो है नेक्स्ट वाला करेंगे तो ये n-2 वाला आ जाएगा या n-3 वाला आ जाएगा। इन सब के केस में आपके पास वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 1 ही होगी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है। क्लियर है? ये नीचे इसके बाद जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं।
अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है 4s के एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, सिग्मा फॉर 4s1 इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज। जब हमने 4s1 के लिए कैलकुलेट करनी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फिर एक यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, एक नहीं आएगा। क्लियर हो गया कि हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, हमने एक के लिए कैलकुलेट करनी है, तो हम फिर क्या करेंगे कि 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। अब नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल। बात समझ आ गई कि हमने ये रिमेनिंग क्यों लिखा है, और एक आपका तो ऑलरेडी है और एक के लिए हमने कैलकुलेट करनी है, तो 0.35 आपका इस फैक्टर के लिए होगा। नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके कितने, इसमें 1 है, तो ये आप देखें कि ये 0.35 इंटू 1 लिखा हुआ है। आगे आपका आ जाता है, इसको हम देखते हैं, तो इसका हर एक के लिए आपका कितना है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है 0.85। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s 3p 3d ऑर्बिटल आपके कितने हैं, 13 है। तो ये देखेंगे 0.85 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगला हम देखते हैं n-2। तो n-2 के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल। ठीक हो गया, इनर शेल के अंदर हमने कहा कि ये वैल्यू होती है आपकी 1, तो ये 1 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ गई 21.40। अब आपको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर का चार्ज का जो फार्मूला है वो है Z माइनस सिग्मा। सिग्मा हमने ये कैलकुलेट किया तो वो आपके पास आ गया 21.40, और इसका Z कितना है, 25 है, तो 25 माइनस 21.40, तो आपके पास वैल्यू आ गई 3.6। यानी कि जो इसके ऊपर आपका सिग्मा है, ये Z फैक्टर है, सिग्मा आपका जो हमने कैलकुलेट किया वो ये आ गया, और इसके ऊपर आपका जो है Z फैक्टर होगा वो 3.60 है। बात समझ आ गई क्लास? नो सर, सर ये सिग्मा सर कैलकुलेट इसका कर। सर इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने फाइंड करना है, मतलब उसका जैसे 4s2 है ना, इसमें 4s1 का हमने करना है, तो सब का करना पड़ेगा पहले, मतलब उसका सिग्मा निकालने के लिए पहले हम सबको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सबको सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सबको सॉल्व करना पड़ेगा। ये दूसरी एग्जांपल आप देखो कि कॉपर है ना, 29 है एटॉमिक नंबर इसका। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन को आप अरेंज करें। इलेक्ट्रॉन को हमने उसी जो पीछे एक सीक्वेंस दिया गया था ये वाला आपका, कि आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इस तरह अरेंज करना है। आप इस तरह सब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसके बाद इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पुट करनी है। 29 है, तो बाहर वाला जो है ना उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, बाकी यहाँ पे आपके 18 है 3 के अंदर, और फिर 2 और 1 के अंदर आपके 10 आ गए इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, ये 29 आपके आ गए। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन जो 4s का ना उसके लिए सिग्मा देखना है, तो उसके लिए सिग्मा आपका क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है ना 0.35 है, यानी कि जो बाहर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 0.35। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने एक के लिए कैलकुलेट करना था, तो हमने यहाँ से एक निकाल दिया। इसी तरह हमने एक के लिए कैलकुलेट करना है तो बाकी तो बचा ही कोई ना। मतलब कि अब हम क्या करेंगे कि 0.35 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम अगले की तरफ चले जाते हैं, तो इसके अंदर आपको पता है कि जो सिग्मा की वैल्यू जो है यहाँ पे वो हमने कहा 0.85 होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 18, तो 0.85 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो ये आपके कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका n-2 का केस है। n-2 का केस मतलब कि इसको आपने फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपकी यहाँ पे जो वैल्यू होती है सिग्मा की वो 1 है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 10 है, तो 1 इंटू 10। तो ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास जो है ना आंसर आएगा 25.3, यानी कि यहाँ पे आपकी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, जब सिग्मा की वैल्यू 25.3 है तो जी फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी फैक्टर आपका क्या है कि एटॉमिक नंबर माइनस आपका सिग्मा। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि यहाँ पे 29 है, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3.70 आ जाएगा।
जी समझ आ गई सर एक क्वेश्चन है जी। सर, ये Z इज इक्वल टू 19, इसमें 4s2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें से आपने एक ही कैलकुलेट कर लिया, तो दूसरा किधर जाएगा इसमें से? वो तो उसी तरह हमने ए के लिए कैलकुलेट करना है बेटा, जी इफेक्ट हम ए के लिए, क्योंकि हम एनालिसिस ए का कर रहे हैं, तो एक ले लेना हमने, बाकी एक उसी तरह उसके अंदर रहेगा। जी सर देखिए ना, बिल्कुल या सर। एक हमने ले लिया और एक उसी तरह उसके अंदर रहेगा। एनालिसिस हम एक का कर रहे हैं ना, तो इसलिए एक आपने ले लेना, एक छोड़ देना है। ठीक है सर। जो ठीक हो गया। अब इसी तरह अब आप यहाँ पे पोटाशियम 19 कैलकुलेट कर लेंगे। यस जी ठीक हो सर गया होता है जी सर। सर जी जी। सिग्मा कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब ये जो कांस्टेंट होता है सिलेटर रूल्स में, ये हर एक ऑर्बिटल के लिए कांस्टेंट होता है या मैथमेटिकली हम निकालते हैं सिग्मा ये कांस्टेंट? वाला ये जी जी। वाला 0.35। ये कौन सा? यस सर बिल्कुल यही 0.35। ये बेटा कांस्टेंट है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे शुरू के अंदर ये जो टेबल बनाए हैं, और ये कांस्टेंट, ये मैंने फिर डायग्राम के थ्रू भी बता दिया कि ये हर एक ऑर्बिटल के लिए कांस्टेंट है। सर सर एक हमने मेरा यहाँ और क्वेश्चन है छोटा सा। हम्म। n-2 के लिए वैल्यू 1 है और n-3 के लिए भी वैल्यू 1 है, इसका क्या चक्कर है? ये मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ना वो 0.85 है, उसके बाद मैंने कहा कि n-2 हो 3 हो जो भी हो, उसके लिए वैल्यू आपकी एक ही रहेगी, उसका इफेक्ट इतना नहीं आएगा इसके अंदर। सर ठीक रीजन है, क्या है इसकी, ये पूछ रहा हूँ। रीजन ये है कि ये अंदर की तरफ आपका आ जाएगा ना, ये और अंदर की तरफ चला जाएगा। अब देखो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो है ये ज्यादा फेस कर रहा है, ये उससे कम कर रहा है, ये उससे कम कर रहा है। अब यहाँ पे तो आपका जो है ना इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू फिर यहाँ पे 1 आपकी आएगी। ये सबकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो रेड जी में है ये ये सबकी ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, ये आगे जो है ना एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद कर लेनी है, इसी तरह में आप लोगों ने ये सॉल्व करनी है। सर मैंने आपसे ये ये पूछना। एक मिनट है सर जो, तो ये अब आपने ये सारी एग्जांपल जो है ना ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है। अब हम देखें तो वेरिएशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट और सिग्मा इन द पीरियोडिक टेबल, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट अगर हम पीरियोडिक टेबल का, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट आपका क्या है, ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, और ग्रुप के अंदर भी आपका ये ग्रुप के अंदर इंक्रीज हो रहा है, और पीरियड के अंदर भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एस और पी की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह आपका जो है ये देख लें आप लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो रिमेन ऑलमोस्ट सेम, और पीरियड के अंदर आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। ये बातें हमने पीछे पढ़ ली हैं सारी ना। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं आपकी स्लेटर रूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा माइक ऑफ करें, किसी जिसका भी माइक ऑन है ना वो ऑफ करें, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। बेटा माइक ऑफ करें। y इज, अब इसकी एप्लीकेशन हमने देखनी है, तो y इज 4s ऑर्बिटल फील्ड अर्लियर देन 3d ऑर्बिटल इन पोटाशियम एटम। ये इस तरह की आपकी ये एप्लीकेशन है, ये हम डिस्कस करेंगे। पहली एप्लीकेशन उसने कहा कि ये ऐसा क्यों होता है कि आपका ये, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, वी नो दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, एटॉमिक नंबर आपका 18 है, विच इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज दिस 18 के अंदर। क्लियर हो गया। लेकिन जब हम पोटाशियम की बात करते हैं, आफ्टर 3p, ये जो आपका 3p है, have been filled completely in organ, the 19th electron in potassium does not enter 3d, ये 3d के अंदर नहीं जाता, बल्कि किसके अंदर जाएगा,
4s ऑर्बिटल के अंदर, does not enter 3d orbital, rather it goes to 4s orbital. ऐसा क्यों होता है? Why 4s orbital is filled in preference to 3d orbital can be explained as the two configuration that are theoretically possible for potassium atom are, ये दो हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर हमने कहा 19 है, तो एक केस हमने कहा कि ये P जब फिल हो जाएगा 3p, तो इलेक्ट्रॉन हम पहले कहते हैं कि जी चलो जी 4s1 के अंदर चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी हम कहते हैं कि ये आपका 3d1 के अंदर चला गया, ठीक है। अब दोनों केसेस में आपके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 19 है। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ effective nuclear charge experienced by 4s1 electron of potassium atom, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी 1 जो है, ये A जो है, वो कितना आएगा? 2.20। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने 0 कर देना है, इसके लिए आपकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0.85, सबके लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आपका 2.20 होगा। जबकि 3D के लिए आपके पोटाशियम के केस में जो वैल्यू होगी जी इफेक्ट की, वो आपके पास इस तरह है कि डी सिग्मा फॉर 3D इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास है कॉन्फ़िगरेशन जो है बी, कि यहाँ पे आपके पास 3D जो है ना, ये यहाँ पे आपका 4 का जो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये 0 0 हो गया, सीधा ही 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका चूंकि एस का है ही नहीं, 4 का नहीं बल्कि एस का जो है वो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 0 आ गया। और यहाँ पे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 हैं। तो 18 के अंदर आपकी जो वैल्यू है उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आप इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी है? 2.20, और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है। तो 4s के लिए, 4s1 के लिए आपकी वैल्यू है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की 2.20, और 3d1 के लिए आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1 है। वैल्यू फिर किसकी ज्यादा आ गई? 2.20 आपकी 4s1 के लिए आपकी ज्यादा है। Since effective nuclear charge for 4s1 electron is greater than that for 3d1 electron, mean the attraction between 4s1 electron and the nucleus is greater than that between the 3d1 electron and nucleus of potassium atom. ये अट्रैक्शन फिर अब ज्यादा यहाँ पे होगी, तो इसकी वजह से फिर आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका 4s1 में जाएगा। Lower value of active nuclear charge acting on 3d electron as compared to that acting on 4s electron makes it evident that in potassium atom 3d electron is less tightly bound to the nucleus than the 4s electron. Consequently, the additional electron in potassium atom prefer to enter 4s orbital than 3d. Thus, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आपका कहाँ पे जा रहा है 4s1 के अंदर would be more stable than this configuration. In other words, 4s orbital is filled earlier than 3d orbital. क्लियर है? नेक्स्ट अब आप देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ केटाइन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, के 4s इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बिफोर 3d इलेक्ट्रॉन। अभी हमने कहा कि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब दूसरी साइड पे अब हमने ये देखना है कि केटाइन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम ऑफ ट्रांजिशन एट मेटल कैसे बनेगा, यानी कि 4s इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बिफोर 3d इलेक्ट्रॉन। हमने पहले कहा कि आपका जो 4s है वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जो फोर्स है वो ज्यादा है और वो ज्यादा टाइटली बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू 3d। अब हमने ये देखना है कि 4s के इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर सकते हैं बिफोर 3d इलेक्ट्रॉन इन द कन्वर्जन ऑफ 3d ट्रांजिशन मेटल इनटू केटाइन 3d ट्रांजिशन मेटल की। व्हेन ट्रांजिशन मेटल आर कन्वर्टेड इनटू केटाइन, केटाइन का मतलब उसके अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है। इट इज s electron and do not n-1d electron which are removed first from the isolated gaseous atom of transition metal. In order to explain this fact, let's consider the configuration of vanadium atom, atomic number 23. ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई,
suppose this atom is to be converted into vanadium 2 plus cation. ठीक हो गया. Quite obviously this cation is formed by the removal of 2 electrons from 2s orbital and not from 3d orbital. अब ये हमने देख लिया. ये अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन इसकी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. ये 4s के हमने निकाले तो ये +2 के अंदर आ गया. ठीक है. Why 4s electron prefer to remove than 3d orbital electron can be explained by calculating the value of effective nuclear charge acting on one of the 4s or 3d electron. अब effective nuclear charge हम देखते हैं कि 23 आपके इसमें इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कि ये वाली है इसके अंदर. ठीक हो गया. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन nth शेल आपका कितना आ जाएगा. s के अंदर 2 थे ना, तो 1 रह गया ना, 1 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं. उसके बाद आगे आपके 11 है, देन आपके 10 है. ये जो बात है ना, ये आपका जो ना ये 1 रह गया. ये वाले आप कैलकुलेट करें तो ये कितने आपके आ जाएंगे, 11 है. ये आपके कितने आ गए, 10 है. समझ आ गई ये बात. तो ये आपके पास आ जाएगा कि ये आपका 0.351 से होगा, 0.85 11 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 है. वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 3.30. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वन ऑफ द 3d इलेक्ट्रॉन, वो अब आप कैलकुलेट करें तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन 3d ऑर्बिटल वो आपके पास आ गए 2. उसके बाद 1 × 18 जो आपके सारे इलेक्ट्रॉन उनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इनके 1 आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिटल इन 1s 2s 2p 3s एंड 3p, सबको आपने क्या किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 4.30. अब यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ना वो 4.30 और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है 3.30. मतलब ये कि अब आपका ये जो D वाला इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है एज कम्पेयर टू 4s. तो इसकी वजह से क्या होगा कि 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा. 3d का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिमूव नहीं होगा. तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वन ऑफ द 3d इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू दैट एक्टिंग ऑन वन ऑफ द 4s इलेक्ट्रॉन in vanadium atom make it evident that in this atom 3d electron are more tightly bound to the nucleus than the 4s electron. Consequently, in the conversion of vanadium atom into vanadium cation, the electron to be removed are 4s electron and not 3d electron. 3d electron clear हो गया. तो ये दूसरी एप्लीकेशन है आपकी. ये आपको पता है कि अगर न्यूट्रल एटम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उसमें करेंगे तो वो केटाइन में आता है, और अगर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वो एनाइन के अंदर आएगा. यहाँ पे साइज कम होता है और यहाँ पे साइज आपका जो है वो बढ़ जाता है. तो a cation is smaller in size than its parent atom. ये भी हम इसी से कैलकुलेट करते हैं आपके स्लेटर रूल से. ये भी हम कंफर्म करते हैं अभी कि a cation is formed by the loss of one or more electron from an atom may be represented as कि ये आपका मेटल है, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, कोई भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 जो भी हैं, तो ये आपका केटाइन में आ गया, पॉजिटिव चार्ज के अंदर आ गया. द डिक्रीज इन द रेडियस और साइज ऑफ द केटाइन, अब ये इसका साइज बड़ा होगा आपका एज कंपेयर टू दिस. ठीक है. The decrease in the radius or size of the cation, sorry cation का साइज बड़ा हो जाता है ना, as compared to the its parent atom can be explained on the basis of the concept of effective nuclear charge. Effective nuclear charge actually आपकी न्यूक्लियस की फोर्स है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर. ठीक है. तो cation is formed by the removal of one or more electron from the parent atom. Thus a cation has lesser number of electron. उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए. हुआ ये कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाले, पहले आप ग्राउंड स्टेट के अंदर या फ्री स्टेट के अंदर बात करते हैं तो जितना उसके अंदर एटॉमिक नंबर यानी कि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो वो नेट रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट जो है वो न्यूट्रल ही होता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. लेकिन जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो फिर साइज का इफेक्ट होता है. क्यों? अब इस केस के अंदर हमने केटाइन बनाया तो मतलब हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए,
तो प्रोटॉन जो है वो उसके ऊपर हैवी हो गया, मतलब कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पूरे एटम के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। जब पूरे के ऊपर स्प्रेड हो गया आपका, तो वो इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, अट्रैक्शन भी कम हो गई, साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। विद द डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट आल्सो डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन ही कम हो गया तो जो उसके दरमियान में जो फोर्स है वो भी आपकी कम होगी। The decrease in the value of sigma increases the magnitude of the effective nuclear charge. Clear हो गया? The increased effective nuclear charge pulls the electron cloud of the cation inward nearer to the nucleus and thus make the cation smaller inside than its the parent neutral atom. ठीक हो गया? तो ये आपका एलिमेंट है, ये सोडियम है, ये आपका सॉरी लिथियम है, सोडियम है, ये उनका रेडियस दिया हुआ है। समझ आ रही क्लास के नहीं आपको? जी सर आवाज आ भी रही आ है। रही, आवाज भी आ रही है आप लोगों को कि नहीं? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो कि सर। मैं ही केवल बोले जा रहा हूँ? सर आ रही है समझ। आ कि रही है, समझ ये आ रही है। आपका है लिथियम है, ये यहाँ पे 122 पिकोमीटर था, ये केटाइन में गया तो ये आपका कितना आ गया? 60 पिकोमीटर पे चला गया। ये सोडियम है तो ये 154 है तो ये 85 भी आ गया। The size of the cation of the same element in different oxidation state decreases with the increase in the oxidation state. For example, अब यहाँ पे हम देखते हैं Fe+2 और Fe+3 के अंदर the radius of the Fe+2 is greater than that of Fe+3 ion. ये Fe+2 के अंदर ये आपको पता ही है कि ये आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। जब उसमें से वो शेल ही खत्म होते जाएंगे तो इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर। The same argument also applies to this decrease as explained above. ये जो ऊपर हमने किया, anion is larger inside than its parent atom. लार्जर होगा मतलब कि उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड की है ना, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो वो साइज में बड़ा हो जाएगा। Anion is formed by the gain of one or more electron. The increase in the size of the anion has compared to its parent atom can also be explained on the basis of the concept of effective nuclear charge. ये उसका उल्टी हो जाना है, केटाइन का उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका आ जाना है। With the increase in the number of the electron, the magnitude of screening constant also increases. The increase in the magnitude of sigma decreases the magnitude of active nuclear charge, which pulls the electron cloud of an ion less tightly from the nucleus and thus makes an ion larger in size than its parent atom. Thus, halide ions are bigger in size than the halogen atom. बात समझ आ गई बेटा? क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे देख लें कि ये आपका फ्लोरीन है ना, 72 पिकोमीटर है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस। आयन के अंदर जाएगा तो आयनिक का आपका कितना 136 है, तो ये आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। वहां पे आपका क्या था, डिक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ। A variation of atomic and ionic radii of the atom of the representative element in a period and a group, उसकी हम अगर बात करें, ठीक है। We know that the number of the shells in all the element of the given period remain the same, but the value of effective nuclear charge as calculated by Slater rule increases from left to right. क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ शेल जो हैं वो आपके क्या रहेंगे, पीरियड के दौरान सेम रहेंगे, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट। द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज pull the electron cloud of the atom nearer to the nucleus and thus the size of the atom and ions goes on decreasing from left to right. क्लियर होगी बात? समझ आ गई कि आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फिर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जी क्लास, thus Yes, in sir. going from left to right in a period of S and P block element, atomic and ionic radii decreases with the increase of the atomic number. ये देख लें, जब आप ये पीरियड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका जी, ये इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? This fact can be illustrated by considering the atomic and ionic radii of the element of second period as shown below. क्लियर हो गया? समझ आ गई क्लास?
यहाँ पे जब आयनिक रेडियस की बात करेंगे, ये एटॉमिक या कोवेलेंट रेडियस है, ये आप देख लें, ठीक है। और फिर उसी तरह आपका आयनिक रेडियस है, तो ये आप देख लें, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, बट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आपके क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? Thus, in any period, the alkali metals that are present at the extreme left of the periodic table have the largest size, while the halogens have the smallest size. However, the size of the atom of inert gases is larger than that of the preceding halogens. अब पहले हमने पीरियड के अंदर बात की, अब हमें ग्रुप के अंदर बात करते हैं। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये आप देखें, तो ऊपर से नीचे की तरफ आप बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचे आपके वो शेल इंक्रीज करते हैं। जब शेल इंक्रीज करेंगे तो साइज आपका क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जब साइज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ आपका एटॉमिक या आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ शेल बढ़ गया ना, तो ये अब आपके पास वैल्यू आ गई कि ग्रुप के अंदर क्या चीज होगी। ये उसी की सारी एक्सप्लेनेशन है। ये यहाँ पे इस तरह सिंबॉलिकली दिया हुआ है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, अभी हमने पीछे देखा है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया? अब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। पीरियड के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या बात किया, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है, पीरियड के अंदर। दिस इंक्रीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। ठीक हो गया कि साइज आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जब साइज डिक्रीज हो रहा है तो वो अट्रैक्शन ज्यादा आ रही है। स्मॉलर एटम हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन टुवर्ड देमसेल्व्स। स्मॉलर एटम हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इसलिए तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। On moving from left to right in a period, there is an increase of ionization energy and electron affinity of the element. The atom of the element which have higher value of ionization and electron affinity also have higher electronegativity. Understood है? क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? तो लेफ्ट टू राइट आपकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होंगी, हायर होंगी। अब डाउन अ ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो वही हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रही हैं। In going down a group of S and P block element, the electronegativity value decreases. The decrease can be explained on the basis of any of the following facts. As we move down a group, there is an increase in the size of the atom. Shell increase करके size बढ़ गया. With the increase in size of the atom, their electronegativity value decreases. Ionization energy and electron affinity on which the electronegativity depend decrease as the group is descended. With the decrease of these quantities, the electronegativity values आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? द हैवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A, गैलियम इंडियम थेलियम, शो रिवर्स ट्रेंड ड्यू टू देयर इंटरवेनिंग ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इसके अंदर डी फिर आपका आ जाएगा तो वो आपका उल्ट इफेक्ट करेगा। तो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिस्कस अबव रिवील दैट द हैलोजेंस which lie on the extreme right of the periodic table are the most electronegative element, and the alkali metal which lie on the extreme left of the periodic table are the least electronegative. ठीक है, क्योंकि ये तो होते ही आपके जो है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। Thus we see that most electronegative element is the fluorine which occur at the top of right hand corner, and the least electronegative element is cesium which occur at the bottom left hand corner of the periodic table. Being the most electronegative, fluorine does not show any basic character. It has no tendency to form positive ion in any of its non-compound.
आपके आपका क्या है, ऑन द अदर हैंड देयर इज आवर एविडेंस टू शो दैट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव एनाइंस। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप, ये आपके पास आ जाएगी ये वाली जो है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्रीज होगी और इस तरफ इंक्रीज। ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी भी हमने कर ली है कि ये इसकी भी वैल्यू जो आपकी इस साइड पे जाएंगे तो इंक्रीज होगी और इस साइड पे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ये डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। आगे आपका जो है ना इसमें ये आ जाता है टॉपिक, ये है एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर्स रूल। वो सत्या प्रकाश और डॉक्टर हकनवास की बुक्स हैं, ये आप लोगों ने खुद स्टडी करनी है। ये इसी तरह के सारी जितने मैंने आपको रूल बताए हैं, एग्जांपल दिए हैं, उसी की बस इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल्स के साथ, तो वो आप लोगों ने खुद करनी है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है ना वो एंड हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और स्लेटर रूल्स जो हैं वो क्या हैं।